दोस्तों, एलवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज मीडिया में एक तस्वीर जो है वो छाई हुई है, जिसमें हमारे जो सुपरमैन कहे जाने वाले अजीत डोभाल साहब हैं, वो जो है वो कुर्सी की एज पे बैठे हुए हैं पुतिन के सामने। तो इस तस्वीर पर बहुत कुछ बात हो रही है कि आखिर अजीत डोभाल वहाँ क्यों गए? वो जो है वो एकदम एज पर क्यों बैठे हुए हैं? और उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट हुआ, स्पुतनिक में जिस तरह से सोरोस को क्रिटिसाइज़ किया गया और अडानी की तारीफ़ की गई, ये सारी चीज़ें जो है वो आज हमारे मीडिया में छाई हुई हैं। इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिरोज़ मिठीबोरवाला साहब हैं, जो कि ये जो अफ़ेयर्स हैं, रशिया के अफ़ेयर्स हैं और इंटरनेशनल अफ़ेयर्स है, इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। और इसके अलावा हम इनसे जो है, वो ईरान से जो बात आई है, जो चिंता जताई गई है भारत में मुसलमानों के ताल्लुक से, उस पर भी बात करेंगे और फ़िलिस्तीन में और इस्राइल में जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो फिरोज़ साहब आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। तो पहला सवाल जो है वो मेरा वही है अजीत डोभाल वाला कि जिसमें हमारे अजीत डोभाल साहब जो है वो पुतिन के सामने बैठे हुए हैं और बिल्कुल एज पर बैठे हुए हैं और उसमें जो बॉडी लैंग्वेज है, पुतिन की बॉडी लैंग्वेज है और जो अजीत डोभाल की बॉडी लैंग्वेज है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इस तस्वीर को कोई इंडियन मीडिया ने नहीं बल्कि खुद जो है वो स्पुतनिक में वो किया गया यानी ये कि रशिया ने सारी दुनिया को ये बता दिया कि हम जो है वो इनको किस पोज़ीशन में रखते हैं। तो ये ऐसा क्यों करना पड़ा? अजीत डोभाल साहब को क्यों वहाँ भेजना पड़ा? और वो इतने ज़्यादा वो क्यों थे? और फिर स्पुतनिक ने उस तस्वीर को सारी दुनिया में क्यों फैलाया? इसके बारे में आपकी क्या राय है बताइए? बेसिकली ये टाइम पे अमेरिका का काफ़ी दबाव बनते जा रहा है भारत पे। रशिया के साथ जो ताल्लुकात हम लोगों ने रखे हैं यूक्रेन वॉर के पहले से और ख़ास करके यूक्रेन वॉर के बाद। मगर अमेरिका और यूरोप चाहता है कि इंडिया वेस्टर्न कैंप में रहे, जो क्वाड बना है चाइना के खिलाफ उस कैंप में रहे। मगर कहीं न कहीं जो नेहरू की पॉलिसी है, जो नॉन अलाइंग मूवमेंट से लेकर जो रशिया के साथ हमारी पुरानी दोस्ती रही है, उसको उसको चलाने की कोशिश हो रही है। मतलब जो सरकार लगातार नेहरू जी को गाली देती रहती है और नॉन अलाइंग मूवमेंट की मज़ाक उड़ा रही है, आज वो पुराना रिश्ता हमारा बहुत काम आया है। दूसरी बात है कि अ, जब मोदी जी गए थे अमेरिका सॉरी पुतिन जी को मिलने क्योंकि नेटो का कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुआ था, वॉशिंगटन में हुआ था। तो नेटो का कॉन्फ्रेंस वहाँ हो रहा है वॉशिंगटन में और वो टाइम पे मोदी जी मिलने गए थे पुतिन को। और जब अमेरिका और यूरोप से आवाज़ें उठी तो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की। एक अमेरिकन ऑफिशियल ने बोला कुछ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसी बात होती नहीं, आपको यूक्रेन आना पड़ेगा। तो उसके 1 महीने के बाद मोदी जी यूक्रेन गए, पुतिन को गले मिलाया, ज़ेलेंस्की को गले मिलाया, यहाँ लोग खुश हो गए, विश्वगुरु गया है, शांति आएगी। उसके कुछ दिनों बाद यूक्रेन ने कुर्स्क का अटैक कर दिया और वो मामला रशिया पे जो हमला हुआ, वैसे उसका कुछ ज़्यादा परिणाम होगा नहीं, क्योंकि यूक्रेन की स्ट्रैटेजी ये थी कि हम लोग रशिया के अंदर जाएँगे तो रशिया को अपनी आर्मी फ्रंट लाइन डॉनबास की फ्रंट लाइन से पीछे आना पड़ेगा, वो तो हुआ नहीं। ऊपर से यूक्रेन और भी संकट में आ गया। तो आई थिंक लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू द डोवल फोटो, क्योंकि मैं उस बात को मानता हूँ कि अगर भारत और रशिया के ताल्लुकात और अच्छे होते हैं तो हमारी विदेश नीति के लिए अच्छा है। चीन के साथ भी अच्छे हो रहे हैं। अभी चीन का सरकार का बोलना है कि 75% हमारे बॉर्डर इश्यूज अभी रिजॉल्व हो चुके हैं और 25% बचे हैं। मुझे उम्मीद थी कि ब्रिक्स के मीटिंग के पहले ज़्यादा करके भारत और चीन के आपस के मुद्दे काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएँगे और पॉसिबिलिटी ये भी है कि मोदी जी और ज़ी की मीटिंग भी ब्रिक्स के दौरान कज़ान में हो जाए। ये भी देखना होगा कि क्वाड की मीटिंग बुलाई है बाइडेन ने 4 कंट्रीज़ की, वो भी वापस अमेरिका में बुलाई है और उन्होंने बोला है कि इस बार भारत उसको आयोजन कर रहा है। अभी भारत आयोजन अमेरिका में कैसे कर रहा है मुझे पता नहीं है। मगर और आप आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि जो हमारे इंडियन थिंक टैंक्स या यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स स्पुतनिक को स्टेटमेंट्स देते हैं, रशिया का जो बड़ा आउटलेट है स्पुतनिक, तो अमेरिका का दबाव वो थिंक टैंक्स पे जा रहा है कि आप लोग ये रशियन आउटलेट से बात मत कीजिए। तो ये सब एक्चुअली हो रहा है।
एंड आई थिंक एटलीस्ट ऑन दिस मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी यहाँ भी मतलब एक जगह पे मोदी इजराइल को हथियार भी देंगे, हम उनसे हथियार भी खरीदेंगे, वैसे तो मनमोहन सिंह के टाइम से हम लोग ये कर रहे थे, उसके पहले से भी कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे विदेश नीति का, जो जिसके कारण मालदीव्स, मॉरिशस, बांग्लादेश सब हमसे दूर हो गया। शेख हसीना का विफलता का और एक बड़ा कारण है कि एक जगह पे अमित शाह बांग्लादेश के लोग को टमाइज बोलते रहेगा, एक बहुत एंटी मुस्लिम यहाँ नैरेटिव चलाएंगे देश में, और बाद में शेख हसीना 3 महीने मिलती थी या जो भी मिलती थी मोदी जी को, उसके कारण भी बहुत संकट में आ गई शेख हसीना की सरकार, जिससे वहाँ उसको भाग के आना पड़ा। सो द पॉइंट इज, मोदी की जो अंदरूनी नीति है, हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम्स, वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, लिंचिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स, उसका बहुत बड़ा परिणाम वर्ल्ड वाइड हो रहा है। भारत का नाम मोदी जी ने 10 साल में बहुत ही खराब कर दिया है। एक लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक इलिबरल ऑटोक्रेसी की तरफ, और एक हिंदुत्व राइट विंग उस किस्म का एक राज्य बन चुका है। ये आज मोदी जी के 10 साल ने भी कर लिया है। फिरोज भाई, क्या आप जो प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए थे और ज़ेलेंस्की से मिल के आए, उस विजिट में और डोभाल की इस विजिट में कोई रिलेशनशिप देखते हैं? यानी आपको ऐसा लगता है कि सॉरी, अगर आपका मोदी आवाज जी नहीं जो है क्लियर है। नहीं डोवाल की जाते, मीटिंग और डोवल की जो मीटिंग है, और जो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट थी यूक्रेन की, क्या उन दोनों के बीच में जी कोई रिलेशन है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन नहीं जाते तो अजीत डोभाल को रशिया भेजने की जरूरत नहीं पेश आती? आपको ऐसा नहीं, लगता वो है भी या नहीं लगता? आई डोंट थिंक इट इज ओनली यूक्रेन सेंट्रिक। अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है खजान में, उसमें आई थिंक रशिया की पूरी कोशिश है कि मोदी खजान आ जाए, और यूरोप की अमेरिका की पूरी कोशिश है कि मोदी वहां ना जाए। ओके। और ब्रिक्स में जो अलग अलग मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, सिक्योरिटी मीटिंग्स हो रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में डोवल जी गए थे। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग जी और उनके सिक्योरिटी चीफ। तो आई थिंक ये टाइम पे जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है इंडिया, रशिया, चाइना के बीच में, और खास करके व्लादिमीर पुतिन जो एक बड़ा रोल निभा रहा है ये पूरे ब्रिक्स को बनाने में, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका आज ब्रिक्स को बनाने में पुतिन और एक्चुअली चाइना की है। ओके। और इंडिया का जो वो रोल था नेहरूवियन एंटी कॉलोनियल, वो रोल तो मोदी जी के दौरान खत्म हो चुका है। वो उनका एक ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। खास करके वो आइडियोलॉजिकल जो बेसिस था ब्रिक्स का या नॉन अलाइंग मूवमेंट का, वो मोदी जी में ज्यादा दिखता नहीं है। तो वो ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप की बात है, तो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लायक हम लोग बचे नहीं है। ओके। आज असली जो रिक है RIC, वो रशिया, ईरान और चाइना बन चुके हैं। इंडिया इज लुक्ड अपॉन एज अ वीक स्पॉट। भारत वो ब्रिक्स का, वो ईटों का जो ब्रिक्स बना है, वो ब्रिक्स की बहुत बड़ी कमजोर ईट आज भारत बन चुकी है। जैसे ब्राजील बन गया था लूला के पहले की जो सरकार आई थी, और अर्जेंटीना जैसे भागी गया। तो आज भारत की परिस्थिति एक, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में लगातार इंडिया के बारे में अलग अलग देशों के मैं ये देखता रहता हूँ, तो मुझे बुरा भी लगता है, मगर वो बात भी बोल रहे हैं कि आज ब्रिक्स की एक बहुत बड़ी कमी, जो बहुत बड़ी वीक पॉइंट इंडिया बन चुकी है। आई थिंक पुतिन बहुत सारे फैक्टर्स को संभाल रहे हैं, और इसलिए हमको ऑब्जर्व करना होगा कि जो 22 से 24 ब्रिक्स होने वाली खदान में, वो टाइम पे मोदी जाते नहीं जाते हैं, इंडिया की पोजीशन वहां क्या होती है। खास करके पैलेस्टाइन पे जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन होगा, बहुत सारे मुद्दे पे होता है, पैलेस्टाइन तो होता ही होता है, उसमें UAE और इंडिया वीक पॉइंट्स है। एक्चुअली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी एक प्रॉब्लमेटिक कंट्री है ब्रिक्स में। तो ये सब फैक्टर्स को क्योंकि ब्रिक्स के पहले बहुत सारे निगोसिएशंस पुतिन जी को करने पड़ेंगे, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी को रिलेटेड को लेकर। तो आई थिंक दैट इज द फैक्टर। पुतिन को पता था कि मोदी का यूक्रेन जाना तो खाली वेस्ट को खुश करने की बात थी, उससे ज्यादा कुछ का मतलब ही नहीं था। और लास्ट टाइम जब मोदी जी पुतिन को मिलने गए थे, तो यूक्रेन में जबरदस्ती एक अस्पताल या कोई बिल्डिंग पे एक अटैक यूक्रेन ने खुद करवा दिया था, और पुतिन पे ब्लेम डाला था। तो इस बार जब मोदी जी यूक्रेन गए, तो पुतिन ने क्लियर कर बोला कि उस दौरान हम लोग यूक्रेन पे कोई हमला नहीं करेंगे। वरना ब्लेम वापस वहां कोई हमला करवाते और वापस पुतिन पे ब्लेम करते, ताकि इंडिया और रशिया की दूरी बने। तो आई थिंक पुतिन इज प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट रोल। वो जितने मेन प्लेयर्स है इंडिया में, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री से लेकर सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, और उसमें दोवल का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दोवल भी अमेरिका गए थे वहां बातचीत करने के लिए, जब
मोदी जी रशिया गए थे। एक इसी सिलसिले का आखिरी सवाल ये है कि इंडिया में एक फॉरेन मिनिस्टर है और एक फॉरेन मिनिस्ट्री है। तो ये जो सारा काम है ब्रिक्स का और सारे लोगों से मिलने का और ये कूटनीति का काम, तो ये तो फॉरेन मिनिस्टर का काम है। अजीत डोभाल साहब का इसमें क्या रोल है? वो तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जाकर के पुतिन से मिल रहे हैं और अमेरिका से मिल रहे हैं, इसका क्या लॉजिक? आई थिंक ये सरकार में 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं, मोदी, अमित शाह और डोवल। और जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज है, वो डोवल देखते हैं। इसलिए इनफैक्ट अभी फॉरेन मिनिस्टर कौन है मुझे याद भी नहीं आ रहा कि वो लेवल का हाल हो गया कि कौन सी मिनिस्ट्री में कौन लोग है वो पता भी नहीं चलता है आजकल। दैट्स द सिचुएशन। सो द पॉइंट इज के आई थिंक डोवल इज प्लेइंग ए वो जो बैलेंसिंग रोल प्ले करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया एक विचित्र किस्म का रोल ले टाइम पे, जैसे चाइना ने क्लियर कट पोजीशन लिया है, रशिया ने क्लियर कट पोजीशन लिया है, ईरान ने क्लियर कट पोजीशन ले लिया, और बहुत बहुत सारे दोस्त आज अमेरिका देश साउथ अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया एक क्लियर कट पोजीशन ले रहे हैं। वो इंडिया रोल नहीं प्ले कर पा रहा है। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वॉर इज नॉट द वे, पीस इज द वे, जो मोदी हर बार जाके बोलता है। अरे भाई, तुमने देश में तो वॉर चला के रखी है, मणिपुर में तुम आज तक गए नहीं और यूक्रेन जाने की बात कर रहे हो। ठीक है, 1 साल के बाद मणिपुर चल रहा है, एक वॉर सिचुएशन, एक सिविल वॉर चल रही है। तो इसलिए आई थिंक मोदी इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स इन दिस एंटायर ब्रिक्स मैटर। हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो सिक्योरिटी अफेयर्स है, जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री है, वो देख रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड डिक्लाइन में, जैसे जयशंकर मैंने सॉरी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर इज डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब रादर से, कि जो जयशंकर जी है उन्होंने बोल ही दिया था कि यूक्रेन एक यूरोपियन मैटर है, पूरे दुनिया पे उसको ला दो मत। और जयशंकर ने ये भी बोल दिया कि वेस्टर्न वर्ल्ड डिक्लाइन में, ये भी पूरी दुनिया समझ चुकी कि अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप सब डिक्लाइनिंग फोर्सेस है, नई ताकत उभर रही है। तो ये पूरे सिचुएशन को मैनेज करते करते इंडिया आगे बढ़ रही है। आपने 2 बार 3 बार इसका ज़िक्र किया कि ब्रिक्स में जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर कंट्रीज़ में चाइना है, रशिया है और ईरान है। लेकिन ईरान की तरफ से उनके जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह ख़ामनाई, उनकी तरफ से एक बयान आ गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जो माइनॉरिटीज़ है बल्कि मुसलमान हैं, वो जो है वो सिक्योर नहीं है, वो जो है वो सुरक्षित नहीं है। और इसका जो बहुत ही कड़ा जवाब भी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया। तो ये जो आपत्ति आई है और ये जो कंसर्न एक्सप्रेस किया गया है और इसका जो जवाब दिया गया कि आप जो है वो अपने उसमें दामन में जो है वो झाँक के देखें और आप अपना रिकॉर्ड देखें। तो किसी को ये कह देने से कि आपका रिकॉर्ड खराब है, अपना रिकॉर्ड तो अच्छा हो नहीं जाता। तो ये जो कुछ हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका आगे जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, ये टिपिकल रिस्पॉन्स था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि आपको अधिकार नहीं है हमारे वहाँ झाँकने की और बोलने की, हमारा इंटरनल मैटर है वगैरह वगैरह। आज की दुनिया में कुछ इंटरनल होता नहीं, 1 मिनट के अंदर चीजें वायरल हो जाती है और पूरी दुनिया देख लेती है। इंडिया में जो लिंचिंग्स हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, वो पूरी दुनिया में दिखाए जा रहे हैं। और माइनॉरिटीज के खिलाफ, खास करके मुसलमानों के खिलाफ जो रोज हमले हो रहे हैं, मस्जिद अटैक हो रही है, लिंचिंग्स हो रहे हैं, हेट स्पीचेस हो रहे हैं, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो और ये जो अमेरिका की तरफ से एक जो रिलीजियस फ्रीडम की जो हर साल की वो लोग की एक स्टडी होती है, उसमें भी ये पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड करके आया। उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नकारने की कोशिश की। मैं अभी रशिया गया था, वहां मुझे कुछ लोग मिले थे, वो भी भारत के बारे में चिंतित थे। मैं हर साल काफी देशों में जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पहले जो मैं भारत को डिफेंड कर सकता था, एक लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी, आज मेरे लिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। सो द पॉइंट इज के इनफैक्ट जब मासा अमीमी का मुद्दा उठा था ईरान में, तो मैंने भी लिखा था कि ये जो गलत ही हो रहा है कि आप हिजाब इम्पोज करोगे वहाँ औरतों पे। और कल के जो हमारे जो नए प्रेसिडेंट ईरान के आए, पेजेस्कियान, जो एक रिफॉर्मिस्ट है, लिबरल है, उसने बोल ही दिया है कि अभी ये इम्पोजिशन नहीं होगा ईरान की औरतों पे। तो ईरान की औरतों का जो आंदोलन रहा है इम्पोजिशन और हिजाब के खिलाफ, आज वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हुआ है नए जो इलेक्शन हुए और उसमें से जो ये चुनकर आए। पेजेस्कियान रेजिस्टेंस के साथ भी है, मगर वो इंटरनल रिफॉर्म की भी बात मानते हैं, ये मैं वेलकम डेवलपमेंट मानता हूँ। पेजेस्कियान ने एक नए वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जो एक सुन्नी कुर्दिश है। तो ईरान के अंदर भी एक थोड़ा लिबरल स्पेस बनते जा रहा है। मैं बोलता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी क्रिटिक करें। मैं कुछ गलत करूँ, सलीम भाई बोले, सलीम भाई कुछ गलत करे, मैं बोलूँ अच्छा बोले, ये चलता रहता है।
तो आई थिंक क्योंकि इंडिया में इतने बड़े पैमाने पे ये हो रहा है, मालदीव और मॉरिशस की सरकारों ने भी बोल दिया कि इतना प्रो इजराइल सरकार है। ओके, बांग्लादेश में भी हम लोग आज जो आउट ऑफ कंट्रोल साउथ एशिया चला गया है, श्रीलंका भी हमारे साथ कुछ नहीं है, नेपाल भी उसी का कुछ मूड में है। तो ये जो बिग ब्रदर एटीट्यूड है, इंटरनल हमारी जो पॉलिसीज है, जिस प्रकार से हम लोग माइनॉरिटीज के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो आज ईरान ने बोल दिया। मगर मैं मानता हूँ कि दुनिया भर में ये चर्चा की बात है, ईरान ने कोई नई बात नहीं बोली। हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं ईरान से और इस्राइल की तरफ चलते हैं। तो इस्राइल में जो है वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है हौथियों का जो अटैक हुआ है और वो जाकर के सीधा तल अवीव में गिरा और 2000 किलोमीटर का फासला तय करके वो तल अवीव में गिरा और जो इस्राइल का आयरन डोम और बहुत बड़ा-बड़ा इंटेलिजेंस था वो देखता रह गया। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो भी मतलब पिछले कुछ सालों में यमन और हूती खास करके वो इतना एक पावरफुल फोर्स बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार 2014 से सऊदी, यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, ये सबका अटैक झेला है। तो वो खड़े भी हो गए और 10 साल के बाद वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि आज उन्होंने पूरा रेड सी कंट्रोल कर दिया। बाबल मंदब जो स्ट्रेट है, वहां से कोई शिप उनके बिना पास नहीं हो सकती अगर वो इसराइल के लिए सामान लेके जा रही है। और अभी ये जो हाई स्पीड जो मिसाइल उन्होंने छोड़ा है, जो 2040 किलोमीटर कुछ 11 मिनट में जो गया है, वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसराइल भी दंग हो चुका कि हम लोग उसको रोक क्यों नहीं पाए। और उसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की शिप्स भी थी रेड सी में, वो भी उसको देख नहीं पाए। इसराइल जाके अटैक हो गया। एक गैस प्लांट था, इसराइल ने बोला कि एम्प्टी फील्ड में गिरा है, कुछ हुआ नहीं, वो झूठी बात है। उसके फोटोज, उसके वीडियोज सब शामिल है। और ये जो नए मिसाइल जा रहे हैं, वो मैन्यूवर करते हैं अपने आप को, वो सीधे की सीधे नहीं चलते, वो मैन्यूवर करते हैं और उससे ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है कि हुतियों की एक सेना का एक टुकड़ा सीरिया पहुंचा है, जिसका मतलब है कि सीरिया और लेबनान में अभी इराक और यमेनी और जो ईरान के तो होंगे ही होंगे, ये सब फोर्सेस अभी बिल्डअप हो रहा है इन कंट्रीज में। कहीं ना कहीं तो लैंड इन्वेजन का टाइम आना ही है, लैंड वॉर का टाइम आना ही है, और ये सब अंदर जाने वाले हैं। 2006 में हिजबुल्ला ने भी बोल दिया था कि अगला वॉर जब होगा तो हम लोग अभी पैलेस्टाइन, हिस्टोरिक पैलेस्टाइन हम जाके जगह कब्जा करेंगे। अभी उल्टा ही होना है जो अब तक हुआ है। सो द पॉइंट इज के जो रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी है, पैलेस्टाइन, लेबनान, हिजबुल्ला, इराक, सीरिया, ईरान और हुतियों का जो पूरा स्ट्रेटेजी है कि एक लॉन्ग टर्म वॉर में अभी इसराइल आ चुका है और वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो होते होते वो वीकर होने वाला है। और जैसे जैसे इसराइल के लोग को समझ में आएगा कि ये अनसस्टेनेबल हो गया अभी यहाँ रहना, तो वो निकलते जाएंगे। वैसे भी 5 लाख लोग निकल गए। उत्तरी जो पार्ट है, वो हिजबुल्ला ने वहां से 5 लाख लोग को या 3 लाख लोग को खाली कर दिया है। साउथ में भी वो आबादी जो गाजा के आसपास जो सेटलमेंट्स थी, वो भी खाली होकर निकल गई है। अभी ज्यादा करके इजरायली पॉपुलेशन सेंट्रल इसराइल में ही पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, होटल में जी रहे हैं, रेंटेड हाउस में जी रहे हैं। मगर वो इलाके अभी इसराइल के कब्जे के बाहर चले गए और वो रोज धमकी देते हैं, हम लोग लेबनान पे अभी लैंड इन्वेजन करेंगे। हूतियों का एक बार पोत उड़ा दिया, वो भी हम लोग उड़ाने वाले। तो बोले भाई हम तो खड़े हैं, आप आइए। तो पॉइंट इज के ये पूरा इजरायली आक्रमण अभी अनसस्टेनेबल हो गया है। 3-4 साल की बात है जिसमें ये पूरी जंग का अंत आने वाला है और पैलेस्टाइन स्टेट वापस स्थापित होने वाला है। इसराइल के बारे में एक खबर ये आई कि वहाँ पर जो पहले तो पिछले हफ्ते ये खबर थी कि नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है और वो उनका रहना मुश्किल है। लेकिन अब लेटेस्ट खबर ये आई कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को हटाया जाएगा जो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर है। तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर को हटाने की बात है, इसका कितनी सच्चाई है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सॉरी, मैं तो चाहता हूं कि जितने कट्टर यहूदी ज़ायनिस्ट इस सरकार में हैं वो रहे, इसराइल को पूरा डुबाने का काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर इसराइल इतना आइसोलेट हो चुका है दुनिया भर में। वो ट्रंप ने भी बोल दिया था कि 15 साल पहले ऐसा कोई इसराइल के बारे में बोलता नहीं था, इसराइल के खिलाफ, जूइश ट्रॉफी के खिलाफ ऐसा कोई इसराइल में अमेरिका में जरूरत नहीं करता था। आज सोशल मीडिया देख लीजिए, इसराइल के बारे में चर्चा, यहूदी कट्टरवाद के बारे में चर्चा,
यहूदी आतंकवाद का तो टर्म गांधी जी ने भी इस्तेमाल किया था, ब्रिटिशर्स ने भी इस्तेमाल किया था, मैं कोई नई बात बोल नहीं रहा हूं। तो पॉइंट इज के अभी पूरा जो ज़ायनिस्ट नैरेटिव है, जो था कि वी आर दी विक्टिम्स, इटर्नल विक्टिम्स, हम पे हुआ है बहुत सारा ऑपरेशन और हम लोग दुनिया में जो करने वाला है करेंगे, नहीं तो आप एंटी सेमेटिक हो, वो पूरा नैरेटिव भी कोलैप्स हो गया। तो जब एक स्टेट कोलैप्स होता है, पहले उसकी आइडियोलॉजी कोलैप्स होती है। जैसे साउथ अफ्रीका में पहले उनकी अपार्थाइड की आइडियोलॉजी, जो रंग भेद की आइडियोलॉजी थी, वो कोलैप्स होने लगी। उसके बाद स्टेट कोलैप्स हो गया, गोरे जिनको रहना था वहीं रहे। ठीक है, पॉइंट इज उसी प्रकार से जो जूइश ज़ायनिज्म आइडियोलॉजी है, वो नैरेटिव है, वो कोलैप्स मोड में बहुत जल्दी से वो गिर रहा है। ये आपको टीवी और अखबारों में नहीं रिफ्लेक्ट होगा, मगर जहां जनता है वो सोशल मीडिया में है, और वो सोशल मीडिया में खुलेआम ये सब बातें हो रही है। तालमुड की, तोरा की, जो जेनोसाइडल वर्सेस है, जो रेसिस्ट वर्सेस है, जो नरसंहार बोलते हैं कि बच्चों और औरतों को मारो, जो तोरा में शब्द शामिल है, ये सब चीजें खुलकर हो रही है। ओके, तो मेरा बोलना है कि ये पूरा जो नेतन्याहू ने जो ट्रैप डाला था 7 अक्टूबर का, उन्होंने उकसाया था हमास को। ओके, और इतना इम्पॉसिबल कर दिया था कि हमास को रिस्पॉन्ड करना पड़ा, पैलेस्टाइन रीजन्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। तो नेतन्याहू का जो ट्रैप था, वो पूरे ट्रैप में वो फंस गए, क्योंकि इनको तो लगा था कि 3 महीने के अंदर इनको खत्म कर देंगे। 3 के 6 महीने हो गए, 6 के 9 महीने हो गए, अभी पूरा 1 साल होने वाला है। और खुद इजरायली मीडिया में आ रहा है कि हम लोगों ने कुछ खास उनका बिगाड़ा नहीं। और हमास का बोलना है कि जो पहले जितने फाइटर नहीं थे, उससे बहुत ज्यादा गुण हमारे पास आ गए। तो हम तो लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। याया शिनो ने बोला है कि हम लोग लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। ओके, तो इसलिए इजराइल बहुत ही क्राइसिस सिचुएशन में, अंदर लड़ाई बहुत हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है कि इसको, और नेतन्याहू को ये भी देख लिया कि उसको हॉस्टेजेस लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको खाली अपनी सत्ता बचानी। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई थी कि जब 7 अक्टूबर हुआ, तो 8 और 9 अक्टूबर को ही हमास ने इजरायली सरकार को बोल दिया था कि आप गाजा में आना मत, हम सब तुम्हारे जो 200-250 पकड़े सब दे देंगे। तो पहले दिन से ही नेतन्याहू को कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने इजरायली प्रिजनर्स को वहां से निकालने की, उसको जंग ही करनी थी, उसको गाजा को खाली करना था, नरसंहार करना था, मगर वो फेल हो चुका है। ये पैलेस्टीनी जनता वहां इतने बड़े नरसंहार, मतलब हिरोशिमा नागासाकी से 5 गुना ज्यादा बॉम्बिंग हो चुकी है, और वहां लोग वहीं के वहीं बैठे अपने घरों में टूटे फूटे के, ये हमारा मकान है, यही हमारा मकान वापस बनेगा, हम कहीं जाने वाले नहीं। जो 1948 और 1967 में जो लोग निकल गए थे, वो अभी ये लोग जाने नहीं वाले कहीं तक। वेस्ट बैंक में बुरे तरीके से हमले हो रहे, गाजा में तो जो हुआ, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है। सो द पॉइंट इज, नेतन्याहू, इजराइल हैज लॉस्ट। कट्टर यहूदी सरकार जितनी होगी, वो इतनी बदनामी फैलाएगी इजराइल की, और वो इतना ही इजराइल को ले डूबेगी। दैट इज द रियलिटी। आखिरी सवाल जरा लाइटर वेन में कि ट्रंप ने ये बात कही कि अगर हैरिस जीत जाएगी, कमला हैरिस, तो 2 साल में इसराइल खत्म हो जाएगा। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? ट्रम्प के स्टेटमेंट्स तो वही जाने, मगर कहीं ना कहीं अंदर ये लोग को समझ में आ गया है कि टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया। कमला हैरिस भी आएगी तो कुछ टिकट पाएगी, ट्रम्प तो और भी डुबा ले जाएगा, क्योंकि ट्रम्प का जो मूर्खता है, तो वो तो और भी मेस करने वाला है। मगर ट्रम्प ने ये भी कहा था कि इजराइल बहुत छोटा है, उसको एक्सपैंड करना चाहिए। उसने जेरूसलम भी 2017 में दे दिया था, गोलान हाइट्स भी दे दिया था। तो ट्रम्प और हैरिस, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। सवाल यह कि अमेरिका की जनता किस किस्म का प्रेशर लाती है अपने सरकारों पे, वो बहुत बड़ा निर्णायक मुद्दा होगा। ये सरकारों में तो कोई मतलब पैलेस्टाइन से ज्यादा कब्जा तो इजराइल ने अमेरिका पे कर लिया, मेरा तो बोलना है। और पैलेस्टाइन की जनता तो जानती है कि हम आजाद नहीं है, हम लड़ रहे हैं। अमेरिका की जनता को अभी अभी समझ में आ रहा है कि वो इजराइल लॉबी से आजाद नहीं है, हमको मेरी आजादी की लड़ाई लड़नी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने बहुत सारे इश्यूज पे बातचीत की, उसमें रशिया में अजीत डोवल का जाना, ईरान का जो है वो कंसर्न बताना, और फिर जो है वो हौथियों का फिलिस्तीन पे हमला, और यूएस का जो है वो इसराइल के ताल्लुक से कंसर्न वगैरह वगैरह। आपने इसके लिए समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।